हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की जो क्रेडिबिलिटी है वो ये है कि खबरें पूरी तरह से कंफर्म करके हवालों के साथ आप तक पहुंचाई जाती हैं और बहुत ही जानकार लोग, एक्सपर्ट लोगों से आपकी मुलाकातें कराते हैं ताकि आप सब कुछ वो समझ सकें जो सही सूरत हाल है। जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया और हमारा गोदी मीडिया जो कुछ कहने की कोशिश करता है, दुनिया उससे बहुत अलग है। आज एक बार फिर हम जनाब आफताब कमाल पाशा साहब से बात कर रहे हैं, जो जेएनयू में गल्फ स्टडी सेंटर के सरबराह रह चुके हैं, डिप्लोमेट के तौर पर काम कर चुके हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं खासतौर पर वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट के ममालिक के सिलसिले में, और सब कुछ बहुत नजदीक से देखा है। आज हम उनसे यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रंप प्लान जिसे कहा जा रहा है अमन प्लान, क्या उस पर अमल हो पाएगा। दूसरी बात, क्या हमास ने जिस तरह से जवाब दिया है, क्या वो पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली बहुत मैच्योर जवाब है। जो ट्रंप 72 घंटे में इस पर अमल शुरू कर दो का की धमकी दे रहे थे, उन्हें अब वापस डिस्कशन टेबल पर लाने का जो कला आर्ट है वो हमास के पास है, और ये वो मजबूर हैं कि वो हर हाल में हमास से बात करें। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ईरान की तरफ से जरा गार्डेड किस्म का रिएक्शन आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन के जवाब को, और एक एक एडिटोरियल ओपिनियन सामने आई है आयतुल्लाह खामेनेई के दफ्तर से, जो फारसी जबान में है अभी। उसमें इसकी कमियां गिनवाई गई हैं, साजिशी पहलू गिनवाए गए हैं, और उन्होंने फिर यह दोहराया है कि रेफरेंडम ही हल है। जो जेन्युइन ओरिजिनल इंडिजिनस फिलिस्तीनी हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, यहूदी हैं या ईसाई हैं, उनका रेफरेंडम होना चाहिए, मुस्तकबिल क्या कुछ हो। तो इस हालत में दुनिया की सियासत किस तरफ जा रही है, अरब मुल्कों का क्या होगा, जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ और दिखाया गया था, बाद में कोई और तब्दीली हुआ हुआ ड्राफ्ट सामने आया है, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप शुक्रिया। डिप्लोमेट भी रहे हैं, आप जेएनयू जैसी जगह में इंटरनेशनल अफेयर्स, आपने वेस्ट एशिया पढ़ाया है, किताबें लिखी हैं, उस इलाके में रहे। आपको क्या लगता है, क्या इस बार अमन का वाकई कोई संजीदा इशारा है, या ये भी एक धोखा है। जी, इसको कम से कम तीन नजरिया से व्यू पॉइंट से देखा जा सकता है सीज फायर को। एक हम्म, तो इसराइल का, जो हम्म, कि मेन पार्टी है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कई बार गुफ्तगू हुई है सीज फायर के लिए, और कई फेजेस और मरहलों में बातचीत हुई है और एग्रीमेंट भी हुआ है। लेकिन कुछ न कुछ बहाना बना के जो है नेतन्याहू और इजरायली हुकूमत उससे निकलना चाहती थी और निकल भी गई कई बार, और इससे जो है सीज फायर अधूरा रह गया। और जो नरसंहार इसराइल का जारी है, तो उससे भयानक स्थिति पैदा हुई। सिर्फ गाजा में ही नहीं, पूरे इलाके में, ईरान से लेके शाम, लेबनान, यमन, वेस्ट बैंक वगैरह सब। तो इस बार कुछ ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं कि अमेरिका जो है अपने अंदरूनी दबाव से, और उनके जो नाटो पार्टनर्स हैं, जो एक के बाद एक फलस्तीनी देश को रिकग्नाइज कर रहे हैं, और जो अवाम अमेरिका में ही नहीं लेकिन यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में बड़े पैमाने पे सड़कों पे उतर के पूरे वेस्टर्न अमेरिकन लेड नैरेटिव को जो जो चैलेंज कर रहे हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, उससे भी जो है और मागा, जो मेक अमेरिका ग्रेट के सपोर्टर्स हैं, उनका भी काफी प्रेशर था ट्रम्प से। और जो पहला ड्राफ्ट बताया गया था अरब और इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को, तो वो कुछ संजीदा सीज फायर का प्रपोजल था।
लेकिन अचानक नेतन्याहू के दबाव में आके जो है उसको कई अमेंडमेंट्स करके जो है इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू को बदल दिया गया, जो कि दूसरे देशों को बताया नहीं गया था। जैसा 600 ट्रक एड आना है, और दो टू स्टेट सोल्यूशन का इसरार कर रहे थे अरब इस्लामिक देश। और इजरायली विड्रॉल जो है पूरा कंप्लीट होना चाहिए गाजा से, और उसमें कहीं ना कहीं फलस्तीनी अथॉरिटी को भी शामिल करना होगा बोल के। तो इसको डाइल्यूट करके जो है ये नेतन्याहू का एजेंडा है। और उसमें फहरिस्त में 20 पॉइंट के फहरिस्त में पहला डिमांड जो है, जो यरगमाली बनाए हैं गाजा में हमास के द्वारा, उनको रिहा करने का डिमांड है। जो जिंदा हैं, जो मर चुके हैं, उनकी लाशें भी। तो मेरे ख्याल से हमास का लचकदार रवैया जो है पूरी दुनिया में सराहे हैं लोग, वेलकम करे हैं। और हमें ये समझना नहीं चाहिए कि वो मजबूर होके एक्सेप्ट करे हैं, जी। क्योंकि आखिरी दम तक इजरायली फौज को वो चुनौती देते रहे, मारते रहे, जख्मी करते रहे और चैलेंज करते रहे। और नेतन्याहू का दावा कि वो खत्म करके रहेंगे और वहां से निकाल बाहर करेंगे, उसमें कामयाब नहीं हुए, और यरगमालियों को भी रिहा नहीं कर सके। तीसरा जो है अरब इस्लामिक देश, मिस्र अव्वल देश है जिसमें बातचीत हो रही है अमेरिका, इजराइल और हमास के बीच में। और जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल के बॉर्डर पे है गाजा, इजिप्ट के बॉर्डर पे है, और बहुत कुछ इजिप्ट कर सकता है। कतार पे चूंकि इजरायली बमबारी से वो अलग थलग हो गए हैं, इसलिए वो शामिल नहीं है इस बार। इनडायरेक्टली तुर्की और सऊदी अरब और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि वो अपनी फौज भेजने का वादा करे हैं। तो ये जो है तीन तिकोना जो रिस्पॉन्स है, वो अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि वहाँ इमीडिएट सीज फायर हो, जो कि उम्मीद है कि जल्द सीज फायर होगा। और बमबारी भी कुछ हद तक कम हुई है 2-3 दिन से। और विड्रॉल के संकेत भी ट्रंप को क्लियर अल्फाज में बताए हैं कि ये लाइन पे इसराइल को विड्रॉ करना है पहले मरहले में। तो लगता है कि सीज फायर इस बार 50-50 चांसेस हैं। रमाली रिहा करने के बाद नेतन्याहू का रवैया जो है बदल सकता है, क्योंकि उन्होंने बेन गवीर और स्मोट्रिच को वादा किया है कि जैसे ही यरगमाली वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना लेके जो है वो सीज फायर को उल्लंघन करेंगे और नरसंहार जारी रखेंगे, क्योंकि उनका असल मुद्दा ट्रंप के साथ और जराड कुशनेर के साथ मिलके, स्टीव विटकॉफ के साथ मिलके कम से कम आधा जो है गाजा उनके कब्जे में रखना चाहते हैं। वहां से फलस्तीनियों को भगाना चाहते हैं मवासी कैंप, रफा और खान यूनुस की तरफ, जो कोस्टल एरिया और मिस्र के बॉर्डर की तरफ है। तो वो जो प्लान बना रहे हैं रियल एस्टेट का डेवलप करने का, रिवेरा बनाने का वगैरह सब, कम से कम गाजा सिटी को अपने कब्जे में लेके वो ये तैनात करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से जो है कुछ अरसे तक मेरे ख्याल से सीज फायर की उम्मीद है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि इसराइल जो है इसको रेस्पेक्ट करेगा पिछली बार की तरह। जी। यानी यानी अगर कोई जंगबंदी हुई भी तो उस पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये कोई परमानेंट अमन जैसी हालत होगी। डेविड हर्स्ट हैं मिडिल ईस्ट आई के एडिटर। उन्होंने एक इनसाइट पीस लिखा है अभी 3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से अरब और मुस्लिम मुल्कों के सामने जो कुछ पेश किया गया था, उसके बाद नेतन्याहू और जारेड कुशनर होटल के कमरों में जाकर के उन्होंने जल्दी जल्दी बहुत सी चीजें तब्दीलियां लाए, और उसके बाद ये ऐलान हुआ व्हाइट हाउस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में। तो क्या जो पिछले 2-3 हफ्ते से नेतन्याहू बार बार ये कहते रहे हैं कि अमेरिका को तो मैं चलाता हूं, ट्रंप की हैसियत कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ करता हूं, तो यहां तो वो उन्होंने ये साबित कर दिया कि ट्रंप बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। अब वो प्रेशर में भी हैं,
और वो एक अजीब सा जुमला भी कह देते हैं। मैं अभी देख रहा था एक्सियोस के डेविड रद उनका नाम है, रवीद डेविड। उन्होंने जो लिखा है वो एक तरह से गाली दी है उन्होंने। ट्रंप ने फोन पर बात करते हुए कि तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, अगर तुमने ये नहीं लिया तो तुम बहुत ज्यादा बुरा नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये जब इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म की चीजें सामने आ रही हैं, तो क्या, हालांकि आपने कह दिया कि 50-50% इम्कान है, लेकिन एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से जो रिएक्शन आया है, चाहे वो जिसका मैंने जिक्र किया आयतुल्लाह खामेनाई के दफ्तर से, या हूथी अंसारुल्लाह के लीडर की तरफ से, या हिजबुल्लाह के शेख नईम कासिम की तरफ से भी, ये सभी इस पूरे प्लान को एक बड़ा धोखा कह रहे हैं। क्या लगता है कि किस तरफ जाएगी बात, क्या होगा? जी, मुझे भी लगा कि जो भी चेंजेस ओरिजिनल ड्राफ्ट में बनाए गए नेतन्याहू के प्रेशर में, ये सरासर धोखा था। क्योंकि जो लीडर डोनाल्ड ट्रंप से मिले, उनको आश्वासन दिया गया था तीन चार चीजों का। एक तो टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बातचीत होगी गंभीरता से। हम्म। दूसरा जो है राहत, ह्यूमैनिटेरियन एड, कम से कम 600 ट्रक हर दिन गाजा में मुंतकिल होंगे एड लेके, जो कि बहुत बुरी तरीके से वहां के लोगों को चाहिए। और तीसरा जो है, इजरायली फौज जो है गाजा से विड्रॉ करेगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिलाडेल्फिया कॉर्नर और रफा बॉर्डर इजराइल के कब्जे में रहेगा, और वो डिसाइड करेगा कि कितने ट्रक आएंगे और कितने लोग आएंगे जाएंगे बोल के। तो मतलब जो इजराइल चाहता था पहले से ही, पहले के सीज फायर में जो बातचीत हुई थी 3 फेज का, उसमें वही उस पे अड़ा रहा है कि वो पूरा फुल विड्रॉल नहीं करेंगे, और फिलाडेल्फिया कॉर्नर, राफा बॉर्डर, मिस्र के आना जाना, एंट्री एक्सिट, वो भी इसराइल के कंट्रोल में रहेगा। और गाजा सिटी से वो हटेंगे नहीं, नॉर्दर्न गाजा से। तो असल में जो इजराइल चाहता था वही हुआ। लेकिन इसमें कुछ झलक ट्रंप की भी नजर आती है। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, जब इजराइल आखिरी मरहले में ईरान पे बमबारी करना है, इजराइल बमबारी करना चाहता था, तो उन्होंने हिदायत दी और फौरन इजराइल हवाई जहाज वापस आना पड़ा। इस बार भी जो है उन्होंने कहा कि विड्रॉल इस लाइन पे होगी इजरायली फौज की, और सीज फायर होगा जल्द से जल्द। और उन्होंने हमास का रवैया जो है खुलेआम वेलकम किया है कि ये अच्छी बात है। और हालांकि वो धमकी दिए थे कि अगर हमास एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको खात्मा कर दिया जाएगा बोल के, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी बोल के। क्योंकि हमास एक्सेप्ट कर लिया है। अब ट्रंप पे निर्भर है कि वो कितना दबाव नेतन्याहू पे डालेंगे कि विड्रॉल करना जरूरी है। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन ट्रक्स जिस तादाद में जाना है वो अलाउ करते हैं या नहीं, और संजीदगी से दो स्टेट का जो प्रपोजल है उस पर बातचीत होगी या नहीं, जो मिस्र और सऊदी अरब, पाकिस्तान वगैरह इसरार कर रहे थे। क्योंकि फौरन बाद नेतन्याहू ने कहा, और ट्रंप ने भी दोहराया कि ये नेतन्याहू दो स्टेट के हक में नहीं है बोल के। तो ये हमें मान के चलना होगा कि अमेरिका और इसराइल जो है दोनों में मिले जुले हुए हैं इस मामले पे। टू स्टेट का सलूशन जो है सिर्फ धोखा देने के लिए बताया गया था इन अरब इस्लामिक ममालिकों के लिए। विड्रॉल कहीं से भी नहीं हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा सीरियस बात यह है कि इसको मनाने में जो है नेतन्याहू ने डिमांड की कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पे हमला करना है। क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी बाकी है, प्लूटो इनरिच यूरेनियम बाकी है। तो मेरे ख्याल से जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो पता चला है, ट्रंप ने लगभग मान लिया है इसराइल का डिमांड कि ईरान पे हमला होगा। दोनों देश मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे इसको बोल के, वो खतरा है। एक तरफ तो सीज फायर की उम्मीद है, दूसरे तरफ नई जंग और नए डिमांड जो 4 पॉइंट्स ट्रंप ने दिया है ईरान के ऊपर, ये एनरिचमेंट और मिसाइल प्रोग्राम और रेजिस्टेंस ग्रुप को मदद नहीं देना वगैरह वगैरह।
तो ये जंग की भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं। जिस तरीके से रिफ्यूलिंग टैंकर्स कतार भेजे हैं, मिसाइल्स भेजे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और इराक से 2 अड्डों से अमेरिकी फौज हटा ली गई है। रूस जो है अपने दूतावास को खाली कर दिया है टेल अवीव में, और दूसरे बहुत सारे सीरियस इंडिकेशंस आ रहे हैं कि जल्द से जल्द अब ईरान पे हमला होगा, अमेरिका का या इजराइल का, या दोनों हम्म। मिलकर। जी। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू में एक तरह से सहमति बन गई है, रजामंदी बन गई है कि ईरान पर फिर से हमला शुरू करें। मेरे सामने अभी, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले की न्यूज प्रेस टीवी पर सामने है, जिसमें आईआरजीसी चीफ वॉज फर्म रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेटनिंग मूव इन पर्शियन गल्फ, यानी खलीज फार्स में कोई भी हमले का बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। अच्छा, मैं इस बीच में एक चीज ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, एक तरफ तो कायरा में बातचीत शुरू हो रही है, आज जब हमारी आपकी बात हो रही है, उसके साथ साथ एक खबर दूसरी तरफ से है कि आईडीएफ के ऑपरेशन रुके नहीं है, वो जारी है। बाकायदा कई कई दर्जन लोग रोजाना मारे जा रहे हैं फिलिस्तीनी। और उधर से हूथी अंसारुल्लाह की तरफ से भी हमले जारी हैं। आज सुबह भी दूसरी बार जब हमारी बात हो रही है, उससे पहले सेकंड अटैक की खबर आ चुकी है एलात बंदरगाह पर। तो ये कैसी जंगबंदी है? आमतौर पर जब दुनिया की डिप्लोमेसी में यह देखा गया है कि जब कभी जंग के बाद बातचीत शुरू होती है, तो एक दूसरे का एहतराम करते हैं कि हम किसी तरह से वो हालात खराब ना करें कि जंगबंदी ना हो। लेकिन यहां ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच में जिस तरह से हमास, जिसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रेबल और क्या क्या हजार गालियों से वेस्टर्न मीडिया और सरकारें बोलती हैं, वो जो डिप्लोमेसी इस वक्त कर रही है, हमास की जो डिप्लोमेसी है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप एक डिप्लोमेट के तौर पर भी काम कर चुके हैं, वो उनका उनका जो काम करने का तरीका, वो कैसा लगता है आपको? जी, मुझे लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है हमास की तरफ से, क्योंकि नेतन्याहू और उसके सपोर्टर जो है अमेरिका में, फॉक्स न्यूज से लेके बहुत सारे ग्रुप्स ये उम्मीद कर रहे थे कि हमास एक्सेप्ट नहीं करेगा ये अमेंडेड जो नेतन्याहू ने ड्राफ्ट पेश किया, जो कि पहले ड्राफ्ट से बिल्कुल अलग थलग था। तो ये जानबूझ के अमेंडमेंट्स नेतन्याहू ने वहीं रह के ट्रंप की जानकारी में किया, ताकि हमास पे प्रेशर डाले और उसको रिजेक्ट करने पे मजबूर करें। लेकिन हमास ने जो है अपनी डिप्लोमेसी बता दिया, और उन्होंने जो है इसमें, हालांकि चाल देखते हैं इसराइल की, लेकिन पूरा दुनिया का वर्ल्ड ओपिनियन जो है हमास के खिलाफ हो जाता, और जो मुजाहरे हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उससे भी लोग काफी नाराज रहते हैं। क्योंकि अब हमास एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे ख्याल से ये न्यूट्रलाइज हो गया है ईरान इसराइल का प्रोपेगेंडा मशीनरी और राइट विंग ग्रुप्स जो पूरे यूरोप और अमेरिका में छाए हुए हैं। तो इस लिहाज से जो है डिप्लोमेसी, अरब डिप्लोमेसी के लिए भी सक्सेस है कुछ हद तक, जैसा सऊदी अरब और इमारात और तुर्की और पाकिस्तान और मिस्र, वो ये भी चाहते थे कि हमास किसी न किसी तरह से पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे बोल के। तो और सबसे बड़ी बात कंसेशन हमास ने ये की है कि वो अपना इख्तियार जो है गाजा में सुबकदोश होने से तैयार हैं। इंटरनेशनल अथॉरिटी जो बनाए हैं पैलेस्टीन बोर्ड, उसको चलाने के लिए मंजूरी दी है। तो ये जो है टैक्टिकल रेस्पॉन्स है कि वो देखना चाहते हैं कि किस हद तक वो कामयाब रहेंगे। हालांकि उनको पता है कि हमास के लड़ाकू और एडमिनिस्ट्रेटर्स पूरे गाजा में छाए हुए हैं, उनके बगैर जो एक पुलिस वाला भी काम नहीं करेगा, ये इंटरनेशनल फोर्स जो तैनात की जाएगी। तो इस लिहाज से वो अपने आप ये फोर्स जो है, पता चलेगा उनको कि हमास के कोऑपरेशन के बगैर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाना मुश्किल होगा बोल के।
तो ये टैक्टिकल रिस्पांस है हमास का, बहुत मेरे ख्याल से अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि अल्टीमेटली हमास के बगैर कोई भी फोर्स, चाहे वो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स, इस्लामिक पीस कीपिंग फोर्स, कोई भी फोर्स उसको कंट्रोल में नहीं ला सकेगी जब तक हमास का एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल हो या मिलिट्री हो या पुलिस हो या सिक्योरिटी हो या एजुकेशनल हो, हमास के बगैर गाजा को एडमिनिस्टर करना नामुमकिन है। तो इस लिहाज से डिप्लोमेसी की तरफ से जो है उनका रवैया मैं सराहता हूँ, और आगे चलकर उनको मुफीदमंद होगा। जी। हाँ, आप कह रहे हैं कि हमास की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है और हमास के बगैर गाजा को नहीं चलाया जा सकता, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू इस बात पर भी मुत्तफिक नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह से हमास का रोल जीरो हो जाए, हमास बिल्कुल एवेपोरेट हो जाए, भाप बन करके उड़ जाए। तो ये ख्वाब तो उनकी पूरी नहीं होने वाली, जिस तरह से आप उनकी अहमियत बता रहे हैं। तो कहां मामला आकर के रुकेगा, कहां कोई सौदा बीच में आकर के होगा, समझौता बीच में आकर के होगा? एक तरफ से उसकी पूरी तबाही चाहते हैं, मुकम्मल तबाही चाहते हैं, जो चीज उन्हें जंग में हासिल नहीं हुई 2 साल में, वो इस एग्रीमेंट के, सो कॉल्ड एग्रीमेंट के जरिए हासिल करना चाहते हैं। जिस तरह की वीडियो सामने आई है नेतन्याहू की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उन्होंने कहा कि हम जो चीज जंग में नहीं हासिल कर सके वो हम हमास को भी पूरी तरह से तबाह कर दें, हमारे कैदी भी वापस आ जाएं, और सारी सारी चीजें जो उनकी डिमांड थी वो सारी पूरी हो गई। तो क्या बीच में कहां रुकेगा मामला, जहां हमास के बगैर काम चलेगा नहीं, ये कहते हैं हमास हमें बिल्कुल नहीं चाहिए? जी, मेरे ख्याल से ये फिलहाल ये रिट्रीटिंग पोजीशन है हमास का। वो हम्म। आई ऑफ द स्टॉर्म में आना नहीं चाहते, हम्म। और उनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्टर करके फेलियर बताना, हम्म। हम्म। कि उनकी कोऑपरेशन के बगैर यहाँ सक्सेस नहीं होता। दूसरा ऑप्शन ये है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसको नजरअंदाज कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल, बाद में उनको पता चलेगा कि ये इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी नाकाम हुआ है, और उससे बेहतर जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो कि हमारे साथ कोऑपरेट इतने सालों से कर रहा है बोल के। अगर वो हमास को नहीं चाहते, कम से कम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अगर रिफॉर्म करेंगे, इलेक्शंस होंगे, नए सदर या लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, तो नई लीडरशिप आएगी। चाहे मुस्तफा बरगुती हो या इमारात के जो दुबई में हैं वो, या जो भी नए लीडर उभर के आते हैं, तो हमास जो है बैकग्राउंड में रहेगा। वो हम्म। हमास को जो है एक एक चप्पा चप्पा गाजा का पता है, और 80% से ज्यादा जो है लोग वो हमास के हामी हैं। हम्म। अगर इस्लामिक जिहाद और कई छोटे छोटे गुट को भी अगर मिलाएं, तो ये सब आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक है इनमें। ये हम्म। देखना चाहते हैं कि किस हद तक ये इंटरनेशनल फोर्स या दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन चला पाएंगे इस कठिन दौरान में। तो मेरे ख्याल से टेम्पररी फेज है, और अल्टीमेटली हमास को जो है पॉलिटिकल पावर वापस मिलेगा किसी न किसी तरह, वो उनको यकीन है। और मैं एतमाद कुल्ली से कह सकता हूँ कि अल्टीमेटली वही होगा जो हमास चाहता है, क्योंकि हमास के जरिए जो है इतने सारे फायदे हुए। हालांकि बहुत बड़ी कुर्बानी देना पड़ा फलस्तीनियों को, और बर्बादी से गुजरना पड़ा, लेकिन अगर पूरी दुनिया में अगर फलस्तीन का मसला अब उभर के निकला है, मैं यूनाइटेड उसी पर नेशंस मैं में उसी पर इतने मैं उसी लोग। पर मैं उसी पर आने वाला था, मैं उसी पर आने वाला था। जब आज हमारी बात हो रही है, आज 6 अक्टूबर है, कल 7 अक्टूबर हो जाएगी, पूरे 2 साल हो रहे हैं जब हमारी आपकी बात हो रही है। इस 2 साल में हमास के ऑपरेशन के नतीजे में दुनिया कहां थी और अब कहां पहुंच गई, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखने वाले एक्सपर्ट के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? 7 अक्टूबर के बाद क्या खोया क्या पाया, अगर कुछ अंदाजे से कुछ नापतोल किया जाए, तो इस 2 साल में क्या कुछ हुआ, नतीजा क्या कुछ हुआ अभी तक, आपको क्या लगता है? जी, अगर हमास का हमला नहीं होता
तो मेरे ख्याल से यकीनन सऊदी अरेबिया अब तक अब्राहम अकॉर्ड्स में जुड़ जाता हम्म। और सिफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ स्थापित करते हैं, और हवाई जहाज, टूरिस्ट वगैरह सब आना जाना जैसा मिस्र, इमारात और बहरीन और दूसरे देशों के साथ हो रहा है, मोरक्को के साथ, वैसा नॉर्मल हो जाता। और इसराइल ये मान के चलता कि फलस्तीनी कॉज जो है, सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क, अरब मुल्क फलस्तीन को जो है नजरअंदाज कर दिया है, और ये फलस्तीन का मसला जो है खत्म हो जाएगा धीरे धीरे बोल के पूरी दुनिया भी जो है उसको भूल जाती शायद। लेकिन जो पॉजिटिव साइड हमास की तरफ से देखें, अरब कॉज की तरफ से देखें, तो सऊदी अरेबिया तो अब्राहम अकाउंट्स में जुड़ा नहीं, और दूसरे अरब देश या इस्लामिक ममालिक भी अभी कंदरा रहे हैं इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने से, चाहे वो इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, या अल्जीरिया हो, या सूडान हो, या लीबिया हो, या इराक हो, या लेबनान हो, या यमन हो। कई देश अभी भी मान्यता देने से गुरेज आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है क्या बर्तानिया, फ्रांस, पोर्चुगल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और स्वीडन और दूसरे देश फलस्तीनी देश को मान्यता देते अगर हमास का हमला नहीं होता? तो दूसरी तरफ क्या इतने लाखों लोग 2 साल तक अमेरिका, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में जो मुजाहरे कर रहे हैं फलस्तीन के हक में, फलस्तीन का जो फ्लैग लेके सड़कों पे उतरे हैं और उनकी हुकूमतों को मजबूर करे हैं, वहाँ की कोर्टों को मजबूर करे हैं कि हथियार मत भेजना और ट्रेड मत करना। तो इतनी सारी कामयाबी जो है डिप्लोमेटिक तौर से और रिकग्निशन के तौर से, और जो फलस्तीन का कॉज जो यूनिवर्सिटीज में और प्रेस में और हर एक समिट मीटिंग में जो हुई है पिछले 2 सालों से, पिछले 50 सालों में इतना मकबूलियत फलस्तीनी कॉज को कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। तो इतना बड़ा जो है न्यूज़पेपर्स में, रेडियो, टेलीविजन, समिट मीटिंग्स, हर एक जो है ये नंबर वन प्रॉब्लम रहा है पिछले 2 सालों से, जो कि अगर वो नहीं होता तो वो खत्म हो जाता पैलेस्टीन कॉज। क्योंकि ट्रंप का दोबारा इलेक्शन होना, पिछली बार की तरह एम्बेसी जेरूसलम को ट्रांसफर करे, पीएलओ की एम्बेसी खत्म कर दिए वाशिंगटन में, गोलान हाइट्स को सॉवरेनिटी इसराइल का दे दिए, तो वेस्ट बैंक भी जो है हड़प लेते इसराइली, और ऐसी खूनखार जंग लानत करते हैं गाजा पे कि इससे भी ज्यादा भयानक होता था कॉन्फिडेंट होके कि अब फलस्तीना मसला जो है कुचल दिया जाएगा, इसको खत्म करना है बोल के। तो ये सब होने से बचाए हैं, हालांकि कुर्बानी बहुत बड़े पैमाने पे दिया है, गाजा को बर्बादी का सामना करना पड़ा, लेकिन जो मॉरल विक्ट्री हुई है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है, तो पैलेस्टीनियन कॉज जो दोबारा उभर के वर्ल्ड नंबर वन प्रॉब्लम बना हुआ है, मेरे ख्याल से इसकी मकबूलियत तो बिल्कुल नहीं होती। इसको धीरे धीरे निस्तो नाबूद कर देते इसराइल और अमेरिका मिलके या यूरोप भी मिलके। जी। अच्छा कुछ लोग जो वो नजरिया रखते हैं कि क्या जरूरत थी, हमास ने ये किया, तबाही करा दी सारे गाजा की, उन लोगों को आप क्या कहना चाहें? देखिए ये ये जो सिक्का होता है दोनों तरफ का होता है, एक हम्म। राजा एक रानी। तो हम्म। जहाँ लॉस होता है वहाँ विक्ट्री का भी देखना चाहिए, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जो प्रोपेगेंडा इसराइल ने किया हमास के हमले के बाद कि इतने सारे बच्चों को कत्ल कर दिए, इतने सारे लोगों को रेप किए, इतना सारा नरसंहार किए, वो सब झूठा निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉशिंगटन पोस्ट से पूरी दुनिया में अब ये बता रहे हैं कि ये नेतन्याहू जानबूझ के जो है गाजा की बॉर्डर से फौज हटाई थी, और म्यूजिक फेस्टिवल जानबूझ के वहाँ नजदीक में तैनात करे थे, और वहाँ के सेटलर्स के पूरे हथियार वापस ले लिए गए थे, और इतनी अंदर तक आने के लिए जो है फौज तैनात नहीं की गई थी, और हनीबाल डॉक्ट्रिन जिसके तहत जो भी क्रॉस करते हैं बॉर्डर उनको भी मार दिया जाए।
तो इस लिहाज से खुद इजरायली फौज ने एडमिट किया है कि हमारे लोग हेलीकॉप्टर के जरिए, टैंकों के जरिए मारे गए ताकि वो बंधक ना बना सके। तो इसराइल का जो है प्रोपेगेंडा न्यूट्रलाइज हो गया है। हम्म। और पता चलता है कि ये नेतन्याहू का एम जो है सिर्फ हमास के खिलाफ जंग लड़ना नहीं है, उसको लेबनान में हिजबुल्लाह को भी खत्म करना था, हूतियों को भी खत्म करना था, सीरिया में भी तख्ता पलटना था बशर अल असद का, और ईरान पे भी हमला करना था, जो कि किसी में भी उसको कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। हम्म। ना न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का पूरी तरह से खत्म हुआ है, ना हिजबुल्लाह हथियार दिया है, ना शाम ने इसराइल के साथ मुआहदा किया है अमन का, या हमास को खत्म करे हैं, ना हूती को खत्म करे हैं। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए बोलता है कि हम जंग पूरी तरह से जीते हैं, लेकिन असल में ग्राउंड रियलिटी बहुत कुछ अलग है। रेसिस्टेंस उससे भी मेरे ख्याल से ज्यादा मजबूत है। और ईरान भी जो है 21 अड्डों पे इसराइल के जो हमला किया था, मोसाद से लेके एयर बेसिस से लेके, उसके जो है फाउंडेशन हिला के रख दिया ईरान अपने मिसाइल अटैक में, हाइपरसोनिक मिसाइल में। तो इसराइल अब 100 बार सोचेगा कि अब इसका हाल क्या होगा। और हुतियों ने भी डिमोना के करीब इलात पे और टेल अवीव बेन गुरियन एयरपोर्ट पे लगातार हमले करते आ रहे हैं, और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। अमेरिका ने भी मजबूर होकर सीज फायर एक्सेप्ट किया, नाटो भी वहां से हटा लिए, और इसराइल भी कई बार बमबारी किया, उसमें कामयाबी नहीं हुई। तो हुती भी लगातार रेसिस्टेंस कर रहे हैं, हमास का भी रेसिस्टेंस जारी है, और हिजबुल्लाह के भी हथियार वापस नहीं दिए हैं। और शाम भी जो है मुआहदा इजरायली इस कंडीशंस के ऊपर करने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान अपनी ताकत और बढ़ाया है, रूस और चीन भी आगे बढ़ के उसको सपोर्ट करने का वादा करे हैं, नल सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स और एयर डिफेंस भी देने का जो है वादा करे हैं ईरान। जी। जी, दुनिया दुनिया एक तरह से बदल गई। और जो इसराइल और खासतौर पर अमेरिका की ताकत के डंक के बजते थे, पूरी दुनिया ये समझती थी कि शायद उसके अलावा कोई ताकत नहीं है। ईरान ने और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने ये साबित कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब गलत नैरेटिव था। नैरेटिव ये सही है कि हर दिन इसराइलियों को बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़ता है, हूथी की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल आती है, डर के उनको भागना पड़ता है। हर तरफ से इसराइल पूरी दुनिया में जिस तरह से तना हाँ, हुआ। मैं एक एक जी। चीज और बताना चाहता था, क्योंकि जी। इसराइल के इक्तिसादी हालत जो है बहुत गंभीर है। हम्म। उनके एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं, और अमेरिका पे इतना निर्भर हो गए हैं हथियारों के लिए, फाइनेंशियल एड के लिए, और पूरे दुनिया में जो यहूदी बसे हुए हैं उनके ऊपर। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, स्टार्टअप थे, सब तबाह हो गए हैं। सबसे बढ़ के धक्का जो है उनकी फौज को लगा है, कि हम्म। 8-10 बार भी भेजे गए थे गाजा में, लेकिन पता नहीं कर पाए, और वहां बगावत हुई, और हजारों की तादाद में मर गए हैं, जख्मी हुए हैं, और मेंटल केसेस, इलनेस से जो है हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। और उनके माँ बाप और फैमिली भी बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुई है। तो सोसाइटी जो है टूट गई है इसराइल की ये जंग से, और जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं कर पाए। और हर दिन मुजाहरे होते रहे नेतन्याहू के खिलाफ, जंग के खिलाफ, नरसंहार के खिलाफ। और हजारों की तादाद में जो है यहूदी इसराइल छोड़ के साइप्रस, अमेरिका, यूरोप, यहाँ वहाँ सब चले गए हैं, डर के मारे कि ये फलस्तीनी किसी भी हालत में छोड़ने के लिए नहीं है। उनके पीछे पूरी अरब दुनिया, इस्लामिक दुनिया खड़ी हुई है, और पूरे दुनिया में भी, वेस्ट यूरोप और अमेरिका, कनाडा में भी लोग जो है एंटी सेमिटिज्म को अपना रहे हैं, और यहूदियों के खिलाफ चाहे सिनेगॉग हो या इंडिविजुअल हो, उनके ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। जो जर्मनी में स्टार्ट हुआ, उसी तरह दुनिया में भी जो है यहूदियों के खिलाफ लहर चल रही है, बोल के उनको पता चल गया है। जी। जी। जी, हमास के हमले के बाद जो तब्दीलियां हुई हैं बहुत ही गैर मामूली हैं। दुनिया बदल गई, नैरेटिव बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया। खुद यूरोप और अमेरिका में
लोग सड़कों पर हैं फिलिस्तीन की हमदर्दी में और इजराइल के खिलाफ। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। देखिए आने वाले वक्त में जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पाशा साहब, आपने हमारे लिए वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।